आप लोग कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। अब शुरू करते हैं अपना पहले पेपर का सेकंड यूनिट का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, डीएनए जो कि अपना मेन कंपोनेंट होता है, जो कि अपनी इंफॉर्मेशंस जो इतनी भी होती है जेनेटिक्स की, उनको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करता है, मतलब आगे की ओर ले जाता है। डीएनए को आप सब लोग जानते ही हैं, अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। डीएनए का मतलब होता है, या डीएनए की फुल फॉर्म जिसे कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की बनी होती हैं, जो कि एक दूसरे के चारों ओर लिपटी होती है, एक दूसरे के अराउंड जो होती है वाइंड हो जाती है, जिससे एक डबल हेलिक्स का निर्माण होता है, या एक डबल हेलिक्स की आकृति बनाती है, जो कि डीएनए की होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डबल हेलिक्स होती है, 2 न्यूक्लियोटाइडों की चेन्स जो हैं आपस में बाउंडेड हैं या जुड़ी हुई होती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं सिंपलरी मोनोमेरिक यूनिट होती हैं, जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स की जो सिंपल एकलक यूनिट जिनको कहते हैं, वो होती हैं, जो कि जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो होता है 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोबेस या आधार से बने होते हैं। इनके अंदर शुगर होती है, जिसको अपन डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है या फॉस्फेट समूह होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 4 नाइट्रोजनी बेसिस से बने होते हैं, जो आप लोगों को पता होगा, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ATCG। इसी तरह आरएनए के अंदर भी न्यूक्लियोबेसिस पाए जाते हैं, जिनमें सिर्फ एक चेंज होता है, जिनमें साइटोसिन की जगह यूरेसिल होता है। ये शुगर जिनके हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, ये फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ती है और नाइट्रोजनी बेसिस के आधार पर या न्यूक्लियोबेस के आधार पर जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, जिनको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी कहा जाता है। मतलब कि इनके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर का बॉन्ड पाया जाता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसके द्वारा ही जो है न्यूक्लियोटाइड जो हैं आपस में जुड़े रहते हैं। शुगर और फॉस्फेट समूह जो होता है, उनके बीच में अल्टरनेट के तौर पर शुगर फॉस्फेट जो है बैकबोन बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन नाइट्रोजनस बेसिस की, जो कि 2 सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, या नाइट्रोजनस बेसिस के जो 2 सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो आपस में बेस पेयरिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। बेस पेयरिंग रूल क्या कहता है कि एक पैरामिडीन दूसरे प्यूरिन से जुड़ेगा, जिनके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। पैरामिडीन्स की बात करें तो थायमिन और साइटोसिन जो होता है वो होते हैं, और प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। पैरामिडीन्स प्यूरिन के बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो बेस पेयर रूल है उसके हिसाब से देखा जाए तो थायमिन एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, तथा साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसके बाद बात करें कि डीएनए होता क्या है, आखिर डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए जो होता है एक मेजर स्टोर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जेनेटिक की जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो डीएनए के अंदर एकत्रित रहती है या स्टोर की जाती है। ये इनहेरिटेंस का आधार होता है। इसके अलावा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पेरेंट कोशिका से या पितृक कोशिका से पुत्री कोशिका में ट्रांसफर करता है, जो कि कोशिकीय जन्म के दौरान देखा जाता है। इसके दौरान क्या होता है, डीएनए का
डुप्लीकेशन होता है, या कह सकते हैं कि डीएनए अपने आप को प्रतिलिपिकृत करता है या रेप्लिकेट करता है। इसके बाद एक चीज आती है सेंट्रल डॉगमा का सिद्धांत, जो कि आपने पढ़ा होगा, मे भी आपके कोर्स में हो या 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर शॉर्ट के अंदर समझा रहा हूँ कि डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट होता है और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है। मतलब डीएनए से आरएनए के बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन हिंदी में बात करें तो। और उसके बाद आरएनए से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन या अनुवादन। इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन आएगा या ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया से आरएनए और फिर आरएनए से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। इस दौरान यही कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि पहले ट्रांसक्रिप्शन आएगा या ट्रांसलेशन आएगा। तो इसको हम रिलेट करते हैं अपन किसी मूवी को बनाने के रिलेट में। मूवी सबसे पहले क्या होता है, उसकी स्क्रिप्ट तैयार होती है, उसके बाद ही जो है डायलॉग्स को बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बात करें तो इसके अंदर क्या आया है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन। सबसे पहले किसी चीज को अपन लिखेंगे, उसके बाद ही जो है उसका अपन वाचन कर पाएंगे या उसको बोल पाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद जो है ट्रांसलेशन आता है। आरएनए से पुनः डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद बात करते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन की कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। डुप्लीकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए का डबल होना या डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन कहलाती है, प्रतिलिपिकरण कहलाती है। एक चीज यहां ध्यान रखने की बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होता है और यही इसी टॉपिक के आधार पर जो है आपको यूनिट में ये टॉपिक या पॉइंट मिलेगा कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका अर्थ ये होता है कि पेरेंट डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद इसके अंदर डीएनए का आधार क्या होता है कि 2 न्यूक्लियोटाइडों से बना है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो डीएनए जब होता है पेरेंट डीएनए, ये क्या करता है, फिर आपस में जुड़ा होता है तो इनको ये जो जोड़ होता है ये अलग अलग हो जाता है। तो एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड और दूसरी तरफ इसका दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो कि सिंगल है। उसके बाद इसको रीड करके अलग अलग जो अपन कंपोनेंट्स आगे पढ़ेंगे वो इनका फर्दर निर्माण करते हैं या इनको आगे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक पेरेंट डीएनए के डबल हेलिक्स से 2 डीएनए बने। इन दोनों के अंदर एक जो लड़ होती है या एक जो स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट डीएनए का होता है और दूसरा जो बनता है वो न्यू स्ट्रैंड होता है या जिसको अपन डॉटर डीएनए कह सकते हैं। तो इस तरह से जब प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल जो कि रेप्लिकेट होने के बाद बनता है, जिसको अपन डॉटर डीएनए भी कहते हैं, के अंदर एक पेरेंट स्ट्रैंड होती है या पितृक छड़ होती है और दूसरा जो होता है नया बना हुआ छड़ या स्ट्रैंड होता है। इस वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। मतलब कि जब निर्माण होता है नए डीएनए का तो उसके अंदर एक तो स्ट्रैंड जो होता है पेरेंट या पितृक डीएनए का होता है, लेकिन दूसरा जो डीएनए होगा, डीएनए स्ट्रैंड होगा, वो क्या होगा, नया बना हुआ होगा। इस वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि रेप्लिकेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। तो अब देखेंगे इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। एक तो अपने को सबस्ट्रेट्स चाहिए होता है, एक टेम्पलेट चाहिए होता है और तीसरी चीज होती है एंजाइम्स और प्रोटीन्स। इन तीनों की उपस्थिति या इन तीनों के होने पर ही रेप्लिकेशन की प्रक्रिया आरंभ होती है। ध्यान रखना बच्चों इस बात को
कि सबस्ट्रेट्स, टेम्पलेट और एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो हैं रेप्लिकेशन का आधार होते हैं। सबस्ट्रेट की बात करें तो इसके अंदर 4 DNTP डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। इन चारों के मैंने नाम मेंशन किए हैं, जिनको अपन DATP, DGTP, DCTP और DTTP कहते हैं। फुल फॉर्म की बात करें DATP की तो इसको कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चारों जो हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स या ट्राइफॉस्फेट DNTPs होते हैं, जिनकी मदद से जो है DNA का निर्माण होता है। DNTPs जो होती हैं DNA का बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। जैसे अपन कोई घर बनाते हैं तो उसके अंदर क्या है, ईंटों या पत्थर जो होते हैं, जैसे नींव के पत्थर जिसको कहते हैं, वही जो हैं ये DNTPs होती हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पहले से ही उपस्थित होती है। हालांकि इनका अमाउंट जो होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन इतना अमाउंट सफिशिएंट होता है कि ये नए DNA का निर्माण कर सके। इसके बाद बात करते हैं अपन टेम्पलेट की। टेम्पलेट का अर्थ ये कह सकते हैं कि मतलब किसी चीज को करने के लिए उससे पहले कुछ चीज़ों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। जिस तरह से यदि अपन बोर्ड पे लिखेंगे तो बोर्ड पे लिखने के लिए क्या आवश्यक होता है, पहले तो ब्लैक बोर्ड भी चाहिए होगा ना जिस पे अपन लिख सके। उसी तरह टेम्पलेट जो होते हैं एक तरह से स्लेट या बोर्ड की भांति काम करते हैं। और ये टेम्पलेट जो होता है वो जो है DNA डबल हेलिक्स से निकली हुई दोनों जो स्ट्रैंड होती है या दोनों जो छड़ें होती है जो कि पेरेंट DNA की होती है। जैसे अपन बात करते हैं, ये वापस पेज पलट के देखा मैंने, तो इसमें ये जो स्ट्रैंड्स होती हैं ये कहलाती है टेम्पलेट। इन्हीं को आधार बनाकर नए DNA का निर्माण होता है, जो कि डॉटर DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA डबल हेलिक्स सर्व एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डॉटर DNA स्ट्रैंड। मतलब ये जो दोनों पेरेंट DNA के डबल हेलिक्स थे, यही जो है टेम्पलेट या बोर्ड या स्लेट की भांति काम करते हैं ताकि नई पुत्री DNA स्ट्रैंड का निर्माण हो सके। देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये अपना पैतृक DNA, इसको जो मैं यहाँ पर अलग कर रहा हूँ। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं 1 और 2, ये पेरेंट DNA की हैं। इनसे जो ये 2 स्ट्रैंड बनी, यही जो है क्या कहलाती हैं, अपनी टेम्पलेट कहलाती है। इन्हीं को आधार बनाकर जैसा कि आपने देखा अभी कि पेरेंट DNA जो था, इन्हीं से ये दोनों स्ट्रैंड निकली, जिसको अपन ने टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा। यही टेम्पलेट स्ट्रैंड को आधार बनाकर नई स्ट्रैंड का निर्माण होता है। ये जो नई स्ट्रैंड बनेगी ये इसी को आधार बनाकर बनाई जाती है। इन जो डॉटर DNA होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन्हीं को ये रीड करती है, आगे पढ़ती है और सामने जो है इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाती है और फिर नए DNA का निर्माण होता है। चलो बात करते हैं आगे, प्रोटीन्स और एंजाइम्स कौन कौन से हैं जो कि आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस में या फर्दर आपके जब भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे तब आपके काम आ सकते हैं। तो इसमें एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे पहले आता है DNA प्रोटीन, DNA B प्रोटीन, जिसको यूकैरियोट्स के लिए हेलिकेज नाम दिया जाता है। DNA B प्रोटीन क्या करता है, अनवाइंड करता है DNA को। अनवाइंड का मतलब अलग अलग करना।
जैसा आपने देखा कि ये पेरेंट डीएनए है, ये जो फिर बाद में कैसा होता है, टेम्पलेट बनाता है। जैसे ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग करने का काम कौन करता है, डीएनए बी प्रोटीन। इसको हेलिकेज भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं प्राइमेज। प्राइमेज जो है क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर का निर्माण करते हैं। आरएनए प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सबसे आवश्यक होता है। इस प्राइमेज को डीएनए जी भी कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, डीएनए बी और डीएनए जी मिलकर ही साथ में ये काम करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये प्राइमर क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है डीएनए सिंथेसिस का वो प्रदान करते हैं, जो कि होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करने पर। ये क्या करते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को 3 प्राइम पे ऐड करवाते हैं, जिसको आगे रीड करके ही जो है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन डीएनए टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड की। ये जो डीएनए टोपो आइसोमरेज होते हैं, ये डीएनए को खोलने पर, डीएनए जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आके, जैसे ये डीएनए है, इसको आप एक तरह से गूंथी हुई रस्सी भी समझ सकते हैं या घुसी हुई रस्सी मान सकते हैं। जैसे डीएनए को यहाँ से अपन ने डीएनए बी प्रोटीन और डीएनए जी के द्वारा यहाँ से अनवाइंड कर देते हैं, यहाँ से अलग हो जाता है। इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं या जो डायस्टर बॉन्ड था ये टूट जाता है और फिर यहाँ से अलग हो जाता है। अब जो है इस प्रोसेस को यहाँ से समझे कि इस तरह से इसका खुलना स्टार्ट होता है, इधर से ये इस तरह से खुलता जाता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से ओपन होगा क्या होगा, यहाँ पर जो है गांठें जो हैं, ऐठन जो है डीएनए की, क्योंकि पता है आपको डबल हेलिक्स है, तो ये गांठें जो हैं और टाइट होने लग जाएगी। तो इस गांठों को मॉलिक्यूलर भाषा के अंदर सुपर कॉइलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुपर कॉइलिंग कहा जाता है। तो इन पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव बनाने का काम जो है ये टोपो आइसोमरेज करते हैं। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और सेकंड करते हैं। टोपो आइसोमरेज सेकंड को गायरेज भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, टोपो आइसोमरेज सेकंड को गायरेज नाम भी कहा जाता है। ये जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके फर्दर कभी कंपटीशन के अंदर काम आ सकती है। तो ये क्या करते हैं, टोरोजन स्ट्रेन जो होती है उनको कट करके और सिंगल स्ट्रेन में जोड़ करके जो है इसको दूर करते हैं। मतलब जो कि इनकी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग थी उसको नेगेटिव करने का काम करते हैं। मतलब एक तरह से जो ऐठन या जो गांठ बन रही थी, ऐठन और गांठ बन रही थी, उसको ये जो है दूर करने का काम करते हैं। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि क्या करता है, डीएनए चेन का एलोंगेशन करता है। एलोंगेशन जो है एक तरह से डीएनए रेप्लिकेशन का सेकंड पार्ट होता है। एलोंगेट का मतलब होता है लंबा करना, मतलब डीएनए चेन को लंबा करने के लिए जो है डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले प्रोटीन या एंजाइम की, जिसको अपन कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम करता है। आपने शायद लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि डीएनए के अंदर जो है लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड होती है। लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर
जो हैं इन खंडों का निर्माण होता है, जिनको अपन क्या कह रहे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए लाइगेज इन खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद आता है डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन भी क्या करता है, डीएनए बी प्रोटीन के साथ मिल करके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वहाँ के डुप्लेक्स को खोलने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी वापस देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका, चलो दूसरा मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये सर्कुलर डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स का होता है। ये डीएनए बी प्रोटीन के साथ मिलकर डीएनए ए जो है यहाँ के, जिसको अपन ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उस स्थान को ORI कहते हैं। यहाँ पर ORI सीक्वेंस होती हैं जो कि तय करती है कि यहाँ से जो है रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो इन सीक्वेंस के ऊपर जो है डीएनए बी और डीएनए ए, ये कंबाइंड होकर डीएनए को खोलने का काम करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर ORI सीक्वेंस होती है, जबकि यूकैरियोट्स जिनके अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर ARS सीक्वेंस होती है, ये याद रखना। इसके बाद आता है SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन जो क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करने का काम करता है और स्टेबलाइज करता है, मतलब कंट्रोल में रखता है। जैसे जिस तरह से इसको मैं समझाऊं आपको, जैसे ये डीएनए है, अब ये यहाँ से इनके ATGC के अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं टूट गए, लेकिन डीएनए के अंदर एक क्षमता होती है जो कि डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि इनके अंदर पहले से प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, ये वापस जो है जुड़ जाते हैं। सेल्फ रिपेयरिंग पावर होती है डीएनए के अंदर। तो इस चीज से बचने के लिए जो है SSB जो है काम आते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यदि ये पुनः जुड़ गए तो फिर से जो है वापस प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, स्टार्टिंग से, जहाँ पर डीएनए ए हेलिकेज और डीएनए बी हेलिकेज और डीएनए ए प्रोटीन आकर वापस इनको तोड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए इनको जुड़ने से रोकने के लिए, जो सिंगल स्ट्रैंड हो चुकी है, इनको जुड़ने से रोकने के लिए SSB प्रोटीन जो हैं काम आते हैं। इसके बाद आता है TER बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो है रेप्लिकेशन की अंतिम स्टेप जो है उसके अंदर काम आता है, जिसको अपन कहते हैं टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, हेलिकेज जो है यानी डीएनए बी प्रोटीन, जिसको अपन हेलिकेज भी बोल रहे हैं, इस डीएनए बी प्रोटीन को आगे काम करने से रोकता है। भाई हमको डीएनए बन गया है, हम इससे ज़्यादा हमें और नहीं बनाना है, इस चीज़ को रोकने के लिए जो है TER बाइंडिंग प्रोटीन्स आके जुड़ते हैं, जिससे हेलिकेज फर्दर काम करना बंद कर देता है और टर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको थर्ड स्टेप के अंदर अपन पढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज होते क्या हैं और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये क्यों आवश्यक होते हैं। तो पहली बात करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज क्यों होते हैं या इनकी आवश्यकता क्यों है। तो एलोंगेट करने के लिए डीएनए चेन को या डीएनए की जो लड़ है उसको लंबा करने के लिए अपने लिए डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। दूसरी बात करें कि ये क्यों आवश्यक है, तो डीएनए रिपेयर करने के लिए
डीएनए पॉलीमरेज के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करने की क्षमता होती है, जो कि क्या करती है, डीएनए को रिपेयर करती है। मतलब जो डीएनए के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई हो, जैसे ए टी सी जी ये जुड़ते हैं, जी सी आपस में जुड़ते हैं, यदि ए की जगह जी जुड़ जाए तो इस चीज को हटाने के लिए जो है डीएनए रिप्लिकेशन के अंदर इस चीज को ना हो, ये चीज ना हो, इसलिए जो है डीएनए रिपेयर काम करता है। इसी प्रकार तीसरा होता है प्रूफ रीडिंग, जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इसके बारे में भी डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, जो कि इसके लास्ट स्टेप टर्मिनेशन के बाद होती है ये प्रक्रिया प्रूफ रीडिंग। बस इतना याद रखना कि डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही जो है प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं टाइप्स। डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी प्रकार यूकैरियोट्स के अंदर 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और बीटा। ठीक है, अब इनके काम क्या क्या हैं, तो काम देख सकते हो आप। हाँ, तो बात कर रहे थे डीएनए टाइप्स की। इन प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पाए जाते हैं। इसी प्रकार यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन, गामा और डेल्टा जो हैं होते हैं, जो कि 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। अब इनके काम की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और अल्फा जो है गैप फिलिंग का काम करते हैं, और जो है ओकाज़की फ्रेगमेंट के बीच के अंदर जो है गैप होता है उनको फिल करने का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह बात करें डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की और एप्सिलॉन की, तो ये क्या करते हैं, डीएनए रिपेयर और प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। इसी प्रकार बीटा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो भी डीएनए रिपेयर के अंदर हेल्पफुल रहता है। इसी प्रकार अल्फा जो है गामा जो है ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। इसी प्रकार प्रोकैरियोट्स का डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और यूकैरियोट्स का डेल्टा लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनाने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डेल्टा जो है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनाने का काम करता है। ये जो है टेम्पलेट डीएनए के आधार पर बनती है, डीएनए स्ट्रैंड के आधार पर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनती है, जो कि नए डीएनए के निर्माण में हेल्पफुल रहती हैं। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग से कि आरएनए प्राइमर जो है मेन चीज होती है किसकी, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, क्योंकि ये क्या करता है, आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उनको बनाता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो कि 5 से 50 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, याद रखना। synthesized by DNA dependent RNA polymerase called प्राइमेज। प्राइमेज जो होता है 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है, जो कि प्राइमेज जो है ये प्राइमेज प्राइमर या शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए बनाने का काम करता है, जो कि डीएनए की जो टेम्पलेट होती है उसको यूज़ करता है। डीएनए टेम्पलेट जो कि मैंने आपको बताया था, पेरेंट डीएनए की वो 2 स्ट्रैंड्स जो कि अलग अलग हो जाती है वो कहलाती है टेम्पलेट। उनको रीड करके या उनकी मदद से जो है ये प्राइमेज क्या करता है, छोटे छोटे आरएनए के टुकड़ों को बनाता है या जोड़ता है। द एंजाइम प्राइमेज इन एसोसिएशन विद SSB protein form a complex called primosome.
आरएनए प्राइमेज क्या करता है, एसएसबी के साथ जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिन्हें प्राइमोसोम कहते हैं। ये प्राइमोसोम क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं स्टेप्स की। रेप्लिकेशन के दौरान कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है इनिशिएशन, मतलब शुरुआत, फिर एलोंगेशन उसको बढ़ाना, और टर्मिनेशन उसको एंड करना। 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन जो है शुरुआत होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए ए प्रोटीन जो है रिकॉग्नाइज होता है और वह ORI सीक्वेंस, जो कि डीएनए की ORI सीक्वेंस होती है, उससे जाकर जुड़ जाता है और डीएनए को डीनेचर मतलब डीएनए को तोड़ने का काम शुरू कर देता है। प्रोकैरियोट जिनके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, वह एक बबल के रूप में जो है अनवाइंड होता है, या जब ये अनवाइंड होता है तो एक बबल का निर्माण करते हैं जिसको रेप्लिकेशन बबल भी कहते हैं अपन। जैसे मैं बनाता हूं, यहां पर सिंगल होता है, डबल, ये इस तरह से सर्कुलर डीएनए होता है। किसका, प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर डीएनए। अब ये जो है अनबाइंड होगा यहां से, तो ये इस तरह से कुछ यहाँ ओरिजिन था, ORI सीक्वेंस यहाँ होती है जिसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, डीएनए ए प्रोटीन। फिर ये यहाँ पर एक बबल का निर्माण होता है। ये जो बबल है इसको अपन डीएनए रेप्लिकेशन का बबल कहा जाता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों दिशाओं में इसका वर्क होता है। तो इस तरह से अपन देखें तो रेप्लिकेशन जो है एक जगह पर ना होकर अनेक जगहों पर शुरू होता है, ताकि जो है डीएनए रेप्लिकेशन जो है तेजी से हो सके। इसलिए डीएनए एक जगह से, डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया एक जगह से स्टार्ट ना होकर टुकड़ों टुकड़ों में अनेक अनेक जगहों से होती है। जिस तरह से यदि बात करें, ये डीएनए है तो कुछ यहाँ पर शुरू होगी, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, जो कि बाद में आगे चलकर एक दूसरे से जुड़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि जब डीएनए ए प्रोटीन जुड़ जाता है उसके बाद डीएनए बी प्रोटीन या हेलिकेज आकर इस रीजन पर जुड़ता है और डीएनए स्ट्रैंड की दो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती हैं उनको क्या करता है, अनवाइंड करता है, उनको अलग कर देता है। ये अनवाइंड जो है आगे चलकर एक वी या वाई शेप का संरचना बनाती है जिसे अपन रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं। फॉक मतलब चम्मच, जो तीखे कांटों वाला चम्मच होता है, जो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है। तो इन फॉक का निर्माण करती है। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ बना हुआ। ये जो है ये एक तरह से फॉक का निर्माण हो गया, ठीक है। इस फॉक को जो है रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं, या इस संरचना को रेप्लिकेशन फॉक कहा जाता है। मैं आपको एक बार फिर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये अपना डीएनए है, ठीक है, इसकी संरचना पर सीक्वेंस ये अपन ARS मान लेते हैं तो, या ORI मान लेते हैं, ORI सीक्वेंस है। इसके ऊपर डीएनए ए आके जुड़ा, जो कि क्या करता है, इस हेलिक्स को तोड़ने का काम करेगा। उसके बाद आता है डीएनए बी या हेलिकेज। ये हेलिकेज क्या करता है, इसको यहाँ से काटने का काम करता है। तो अब ये यहाँ से टूट जाए तो कुछ इस तरह से निर्माण होता है। ये इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो संरचना कहलाती है, इसको अपन ने क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया गया रेप्लिकेशन फॉक, जो कि वी या वाई शेप की संरचना होती है। जब एक्टिव सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है तब ये रेप्लिकेशन फॉक का निर्माण होता है। इसके बाद
क्या होता है, जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है तो एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है आकर जुड़ जाते हैं बेस पेयर्स के बीच में। जैसे ये ए टी जी सी सीक्वेंस है, इनके बीच में आकर ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आकर जुड़ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, पुनः जुड़ने को रोकते हैं। पुनः जुड़ाव को रोकने का काम कौन करता है, एसएसबी प्रोटीन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय सुपर कॉइलिंग इज रिलीज्ड बाय टोपोआइसोमरेज। मैंने आपको बोला था कि ये एक गांठ की तरह होता है, जिस तरह से घुटी हुई रस्सी को अपन खोलते हैं तो वो आगे की तरफ से टाइट होती जाती है। ये आपने प्रैक्टिकली करा भी होगा या कभी देखा होगा। तो इसी तरह क्या करता है, ये टोपोआइसोमरेज आते हैं और इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, मतलब हटाने का काम करते हैं। इसलिए अपन ने इसको इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द दिया है, स्पेशली और कुछ नहीं है। पॉजिटिव मतलब घटित जोड़ी एकदम, फिर इसको खोलने का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। तो इस तरह से इस डायग्राम में आप देखिए, ये हेलिकेज है, ये अपना ORI और या ओरिजिन था जहाँ पर DNA A प्रोटीन आके जुड़ा, और फिर वहाँ पर हेलिकेज या DNA B प्रोटीन जो है आगे फर्दर काम करता है। DNA हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंड करता है, तोड़ता है। जिस तरह से आपने चेन की जिप देखी होगी, है ना, जिप होती है चेन, उसको अपन खोलते हैं, जिस तरह से जैसे जैसे खोलते जाते हैं, जैसे ये हेलिकेज है, वो हेलिकेज जो है जिप की भांति काम करता है। अब जैसे जैसे खोलेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या करता है, चेन खुलती जाती है। उसी तरह जो है हेलिकेज काम करता है, ये ATGC के बीच के हाइड्रोजन्स बॉन्ड को तोड़ता है और डबल स्ट्रैंड को क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड और जो सुपर कॉइलिंग से स्ट्रेस बनता है उसको रिलीज किया जाता है टोपोआइसोमरेज से। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर फिर से लिख दी है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं तो जैसे स्ट्रैंड जो है अलग हो जाते हैं तो प्राइमेज आकर जुड़ना शुरू हो जाता है और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जिसे अपन प्राइमोसोम्स कहते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक साइट, ताकि क्या है वहाँ पर RNA प्राइमर का निर्माण हो सके। तो प्राइमेज क्या करता है, एक तो पहली बात तो ये कि वह स्ट्रैंड जैसे ही अलग हो जाती है आकर जुड़ता है। दूसरा क्या करता है, वो प्रोटीन के साथ मिलकर प्राइमोसोम जो है कॉम्प्लेक्स या एक तरह से निर्माण, कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण करता है, जिसे प्राइमोसोम कहता है, जो कि क्या करता है, विशेष जगह या साइट का पता लगाता है ताकि वहां पर जो है RNA प्राइमर का क्या है, सिंथेसिस हो सके। ठीक है, ये है कुछ DNA का स्ट्रक्चर जो कि बाइंड होने के अनवाइंड होने के बाद की प्रक्रिया है कि किस तरह से इसमें जुड़ता है। इसको मैं अभी बना के आपको बताता हूँ कि इसको, ताकि आप क्लियरली समझ सकें। ये अपना DNA था, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कहीं ORI सीक्वेंस थी जिसको पहचाना गया, ठीक है, और फिर ये इस तरह से आगे बढ़ता है। ये यहाँ पर ORI था, जहाँ पर कौन आके जुड़ा, DNA A जुड़ा, जो कि इसकी डबल हेलिक्स थी उसको क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, इसके बाद अपना हेलिकेज आके जुड़ता है, जिसको DNA B कहते हैं। ये यहाँ पर जुड़ता है और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है इसको तोड़ने का काम कर देता है, और तो इस तरह से इसको अनवाइंड करता रहता है।
5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि डीएनए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती है जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब ये होता है कि यदि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रही है तो ये उसकी उल्टी 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हमेशा टी होगा, ठीक है। AT और GC का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। एक दूसरे के समान रहती है ये चीज़ें। तो इस तरह से इनको अनवाइंड करता है कौन, DNA A और DNA B। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSB आकर जुड़ जाते हैं। ये यहाँ पर आके जुड़ गए SSB। अब ये क्या करते हैं, इनको वापस जोड़ने से रोकने का काम करते हैं। इसके बाद जो है आकर 3 प्राइम एंड पर जो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जोड़ दिया जाता है प्राइमेज के द्वारा। यहाँ पर जो है प्राइमेज फिर आकर जुड़ जाता है, फिर फर्दर जो है इसको आगे की तरफ प्रोसेस कर दिया जाता है। इन प्राइमर पर यहाँ पर प्राइमेज जो है प्राइमर ऐड कर देता है 3 प्राइम OH ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्राइमर ऐड कर दिया जाता है। ये प्राइमर जो है आगे फिर DNA पॉलीमरेज आखिर इन पे जुड़ेगा और प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है इलॉन्गेशन की। तो प्राइमर ऐड होने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या स्टेप जो है वो आता है इनिशिएशन के अंतर्गत। यहाँ तक की जो प्रक्रिया थी DNA A का जोड़ना ओरिजिन पे, फिर DNA B का आना, फिर SSB प्रोटीन्स का आकर जुड़ना और प्राइमर का जुड़ना क्या कहलाता है, इनिशिएशन। मतलब ये शुरुआत थी DNA पॉलीमरेज DNA रेप्लिकेशन की। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है एलोंगेशन, वृद्धिकरण एक तरह से कह सकते हैं, DNA का आगे बढ़ना। एक बार फिर से आप इनिशिएशन देखना चाहें तो मैं पुनः बता देता हूं आपको। ये यहाँ से अनबाइंडिंग शुरू होती है तो DNA A प्रोटीन जो है ORI सीक्वेंस पर आकर जुड़ता है, और फिर यहाँ पर जो है DNA B प्रोटीन या हेलिकेज जो है आकर जुड़ जाता है, और इसके आगे यहाँ पर क्या होता है, टोपो आइसोमरेज आकर जुड़ता है, जो कि क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉलिंग को नेगेटिव करता रहता है, ताकि DNA हेलिकेज जो है आगे बढ़कर इन बॉन्ड को तोड़ता जाए। ये यहाँ से अपन माने तो यहाँ से ये DNA B जो हेलिकेज जो है शुरू हुआ था अनजिप करना, और धीरे धीरे करते करते ये आगे बढ़ता गया। यहाँ के इन दोनों स्ट्रैंड के बीच के बॉन्ड्स जो थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनको तोड़ते हुए जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टोपो आइसोमरेज इसके आगे की तरफ चलता है ताकि उनकी जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग थी उनको वह नेगेटिव कर सके। और यहाँ पर प्राइमर जो है जोड़ दिया जाता है प्राइमेज के द्वारा। अब बात करते हैं इलॉन्गेशन प्रोसेस की, बात करते हैं इलॉन्गेशन स्टेप की, जो कि DNA पॉलीमरेज के द्वारा जो है स्टार्ट की जाती है ताकि नए DNA स्ट्रैंड को जोड़ा जा सके, ठीक है, या नए DNA स्ट्रैंड को बनाया जा सके। इसके लिए क्या करते हैं, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को 3 प्राइम एंड RNA प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ऐड करता है। कौन, DNA पॉलीमरेज थर्ड। एक बार फिर से बता देता हूं, DNA पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, RNA प्राइमर के 3 प्राइम एंड जो होता है उसके ऊपर जो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ऐड करने का काम करता है, ताकि DNA पॉलीमरेज थर्ड जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में एक नई चेन या श्रृंखला का निर्माण कर सके। इलॉन्गेशन प्रक्रिया के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड।
इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो चेन होती है जिसके अंदर जो है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये याद रखना कि हमेशा रेप्लिकेशन जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चलता है। अर्थात जो आयरन प्राइमर जो ऐड हुआ, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड आया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम काम नहीं करेगा। ये चीज़ अभी ध्यान रखना, क्योंकि आगे समझने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। जैसे ये इसकी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन है। तो इस स्ट्रैंड को अपन लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका मैं अभी वजह आपको बता देता हूं। इसको क्या कहा जाता है? लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्ट्रैंड पर जो है रेप्लिकेशन जो प्रक्रिया है, या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है कंटिन्यूअस सतत रूप से जो है आगे बढ़ते हुए काम करता है, बिना रुके सीधा चलता रहता है। इस वजह से इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। जबकि दूसरा क्या होता है, ये स्ट्रैंड इसके अंदर जो है ये अनवाइंड होता है, तो क्या होता है, इसके अंदर ये डायरेक्शन हो जाती है फिर 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यदि डीएनए हेलिकेज यहाँ से बढ़ेगा तो उसके लिए ये डायरेक्शन जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाती है, क्योंकि ये इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये इसके हमेशा जो ये स्ट्रैंड जो होती है, इस पे निर्माण की प्रक्रिया जो क्या हो जाएगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता, जैसा कि अपन ने बताया। लेकिन अब क्या बात है, बात ये होती है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है एक ही होता है, सिंगल होता है। तो अब ये सिंगल डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को क्या है, दोनों स्ट्रैंड पे काम करना जरूरी है, क्योंकि यदि दोनों पर काम नहीं होगा तो आगे रेप्लिकेशन प्रक्रिया जो है अटक जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है कि ये दोनों डीएनए पॉलीमरेज जो है, दोनों स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज एक साथ ही काम कर सकता है। दो अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपन इसके लिए नहीं यूज कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो सेकंड स्ट्रैंड है, जिसको अपन लैगिंग स्ट्रैंड नाम देते हैं, या इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। लैगिंग का मतलब होता है रुक रुक के। जैसे आपने पबजी खेला होगा, तो पबजी के अंदर क्या होता है, जब भी कोई अपोजिशन आती है तो गेम लैग करना लगता है। लैग करने का मतलब होता है कि रुकने लगता है, थोड़ा जो स्पीड होता है उसका धीरे हो जाता है ना। तो इस वजह से इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डीएनए रेप्लिकेट की प्रक्रिया जो कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे एलोंगेट करेगा, वो धीरे धीरे होती है लीडिंग स्ट्रैंड की अपोज में, है ना। मतलब लीडिंग स्ट्रैंड पर यह प्रक्रिया स्पीड में होगी, जबकि ये थोड़ी स्लो और स्टडी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि यदि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन है, तो इस पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फिर कैसे काम करेगा। तो मैं इसको आगे एक यहाँ पर आपको फिर से समझाता हूँ नया डायग्राम बना के, कि ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पर काम कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पे काम कर रहा है, यहाँ पर प्राइमर जुड़ गया है। तो इस तरह से फर्दर ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके अपना काम शुरू कर देता है। कुछ इस तरह से ये यहाँ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके जुड़ा, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। लेकिन ये क्या है, अब अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? 3 प्राइम से 5 प्राइम पर, जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम नहीं करता है। हमेशा किस डायरेक्शन में काम करेगा? 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये इसकी जो स्ट्रैंड होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये क्या करती है, लूप करती है। यानी ये इस तरह से यहां से ऐसे लूप करेगी
और फिर ये भी क्या हो जाएगी, फिर ये वापस किस डायरेक्शन में आ जाएगी, 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में। लूप करते ही जो 3 प्राइम डायरेक्शन थी वो अब देखो, ये जैसे 3 प्राइम से 5 प्राइम है, अब ये ऐसे लूप कर जाएगी तो इसकी डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, यहाँ 5 प्राइम आ जाएगा और ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा, 3 प्राइम चला जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि सर किस तरह से ये लीडिंग और ये लैगिंग स्टैंड बनी। ठीक है, यहीं से आप लीडिंग और लैगिंग स्टैंड का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन जो होती है उसको आप क्लियर कर पाओगे। तो ये जो सेकंड स्टैंड है यहाँ पर, ये क्या करती है, लूप ले लेती है और ये जो कंटिन्यूस स्टैंड चलती है। अब लूप लेने से क्या होगा, यहाँ पर मोड़ आ जाएगा, यहाँ पर मोड़ आ जाएगा और यहाँ पर मोड़ आ जाएगा। तो अब इसको अपन क्या नाम दिया गया था, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये है लैगिंग स्ट्रैंड और ये क्या थी, लीडिंग स्ट्रैंड। एक यहाँ पर चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लीडिंग स्ट्रैंड पर सिर्फ एक ही प्राइमर जो है जुड़ता है, क्योंकि ये क्या है, सीधे सीधे काम कर रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि इसको पहले से ही क्या, पॉलीमरेज थर्ड को क्या मिल रही है, 5 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज पूरा लिख देता हूँ, थर्ड को क्या मिल रही है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पहले से ही मिल रही है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल प्राइमर ही यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लैगिंग स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर पहले से तो क्या थी, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन थी, जिसको अपन ने क्या किया, अपन ने नहीं, सॉरी, ये डीएनए का खुद का काम होता है कि वो क्या करता है, यहाँ पर एक लूप बनाता है। इस सेकंड स्टैंड जिसको अपन लैगिंग स्टैंड कहते हैं, यहाँ पर एक लूप का निर्माण होता है ताकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को क्या मिल पाए, 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन मिल पाए। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करता है, लूप कर लेती है स्ट्रैंड। तो अब इस लूप पे क्या होता है, जगह जगह पर मोड़ मिलते हैं, जैसे यहाँ पर मुड़ा, यहाँ पर मुड़ा, यहाँ पर आगे की तरफ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइमर्स जो हैं अधिक होते हैं। यहाँ पर कितना था, लीडिंग स्टैंड पर सिर्फ एक प्राइमर है ना, लेकिन यहाँ पर अधिक संख्या में जो है प्राइमर्स आके जुड़ते हैं, जो कि फर्दर आगे काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आरएनए प्राइमर जुड़ा, फिर मैं वापस इस लैगिंग स्टैंड को बनाता हूँ। जैसे ये यहाँ पर इसने लूप लिया, ठीक है, अब ये स्टैंड आगे थी, ये इस तरह से, ये लीडिंग स्टैंड और ये लैगिंग स्टैंड। ठीक है, अब बात करता हूँ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब दोनों कैसे आ गए, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तो यहाँ पर ये ऐसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक साथ कंटिन्यूअस चलता है और ये फर्दर आगे क्या करता है, मूव करता रहता है, चलता रहता है और यहाँ पर जोड़ता रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें तो सिंगल प्राइमर जो है काम आ जाता है, जैसे ये प्राइमर आके जुड़ गया यहाँ पे, ये सिंगल प्राइमर जो है आगे कंटिन्यूअस चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसे इस मोड पर एक नया प्राइमर जुड़ा, फिर यहाँ एक प्राइमर जोड़ दिया जाता है, फिर एक यहाँ प्राइमर जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्राइमर्स जो हैं इस लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करते हैं। तो इस तरह से जब ये प्राइमर यहाँ पहुँच जाता है तो ये प्राइमर यहाँ से हटा दिया जाता है, फिर ये यहाँ से प्राइमर को रिमूव कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये फर्दर आगे जुड़ते रहते हैं। तो इनके बीच में एक निक आके दिखता है। निक को मतलब कह सकते हो गैप भी नहीं कह सकते, गैप से भी छोटी सी चीज जो होती है वो निक कहलाती है। तो ये निक बन जाता है। इस वजह से इस निक को या इस गैप को क्या कहा जाता है, इससे जो ये खंड बने छोटे छोटे, इनको अपन कहते हैं ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट इसलिए कहा जाता है इनको नाम, क्योंकि
दो वैज्ञानिक थे जापान के, जिन्होंने 1960 के अंदर इन खंडों को खोज लिया था। इस उन्होंने अपना नाम दिया, तो इनको अपन ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर पाए जाते हैं। चलो फिर आगे इनको मैं बताता हूं। तो अपन बात कर रहे थे लीडिंग स्ट्रैंड की। तो लीडिंग स्ट्रैंड वो होती है जहां पर जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में बढ़ता है और नई श्रृंखला का निर्माण करता है, जो कि सिंगल प्राइमर का जरूरत पड़ता है, जहां पर सिर्फ सिंगल प्राइमर का जरूरत पड़ता है, और जो कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है, जिन पे एक प्राइमर की मदद से डीएनए पॉलीमरेज जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बढ़कर नई स्ट्रैंड का निर्माण कर जाता है। वहीं लैगिंग स्ट्रैंड जो होती है उसके अंदर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर काम करता है, क्योंकि क्या है, सिंथेसिस जो है सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हो सकता है। इसलिए इन डिसकंटिन्यूअस मैनर की वजह से जो है स्ट्रैंड पर खंडों का निर्माण हो जाता है। इन खंडों को जो है ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो और इस स्ट्रैंड को अब क्या कहेंगे अपन, लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे, जो यहां पर अनेक आरएनए प्राइमर्स जो हैं आवश्यक होते हैं। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बारे में डेफिनेशंस आपसे पूछ सकते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन और लैगिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन आप याद रखना। इसी के साथ ओकाजाकी फ्रैगमेंट के भी आप डेफिनेशन या परिभाषा याद रखना। 1 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट की डेफिनेशन जो है देखते हैं एक बार। As the replication fork moves on lagging strand, RNA primers are synthesized at specific intervals. जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क जो है लैगिंग स्ट्रैंड पर मूव करता है, तो क्या होता है, आरएनए प्राइमर जो हैं एक विशेष अंतराल पर जो है बनते हैं, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर जो हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1960 में 2 वैज्ञानिक थे जापान के, रिएजी एंड सुनेको ओकाजाकी, इन्होंने इन खंडों को पहचाना था। इस वजह से इन खंडों को नाम दिया गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या नाम दिया गया था, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये फ्रैगमेंट्स जो हैं क्या होते हैं, दीज आर शॉर्ट और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट। ये छोटे और नए बने डीएनए खंड होते हैं जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन के दौरान बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। ये बाद में जो है एंजाइम डीएनए लाइगेज, मैंने आपको बताया था डीएनए लाइगेज एंजाइम के बारे में, जब अपन एंजाइम और प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे कि डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, द आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फ्रैगमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होता है, अनेक आरएनए प्राइमर आकर जुड़ते हैं और अपना काम करते हैं। तो जैसे ही लैगिंग स्ट्रैंड पर सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, तो इन आरएनए प्राइमर्स को हटाना भी आवश्यक होता है, जो कि किसके द्वारा हटाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, आरएनए प्राइमर्स को हटा देता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए प्राइमर को तो हटा देता है, लेकिन इन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच के जो गैप होता है, या इन डीएनए पॉलीमरेज चेन को जो होता है, वह 2 चेन जो होती है इनको जोड़ नहीं पाता। तो इनको एडिशन या इनको जोड़ने के लिए एक और एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, अभी पढ़ा था, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में जोड़ देता है। अब ये किस प्रकार से जोड़ देता है, तो इसके बारे में आप देखो। ये क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है, ताकि वह इन खंडों को जोड़ सके। तो इनको किस तरह से जोड़ता है, बाय कैटलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के मध्य ओकाजाकी खंडों को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। इसके बाद रेप्लिकेशन का अंतिम स्टेप टर्मिनेशन, अंत आ जाता है, जिसको एक स्पेशल सीक्वेंस होती है जो कि मैंने आपको बताई थी, TER सीक्वेंस। TER सीक्वेंस जो होती है वो आती है और रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन को शुरू करती है, या इस तरह से कह सकते हो कि रेप्लिकेशन को टर्मिनेट करती है या खत्म कर देती है, ठीक है, या बंद कर देती है या रोक देती है या उस पे ताला लगा देती है। एक स्पेसिफिक चेन या स्पेसिफिक प्रोटीन होता है TER बाइंडिंग प्रोटीन, जो आकर इन सीक्वेंस पे जुड़ जाता है और हेलिकेस को आगे अनवाइंडिंग करने से रोकता है और डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन करता है। भैया रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से हुआ था, डीएनए ए और डीएनए बी प्रोटीन। डीएनए बी प्रोटीन को अपन ने क्या किया था, क्या कहा था, हेलिकेज। ये हेलिकेज जो होता है क्या करता है, अनवाइंडिंग करना शुरू कर देता है। तब भैया रेप्लिकेशन को रोकना है तो हेलिकेज को भी तो रोकना पड़ेगा। तो हेलिकेज को रोकने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं या प्रोटीन सीक्वेंसेस होती है, जिसको अपन ने नाम दिया है TER सीक्वेंस। ये TER सीक्वेंस जो है आकर क्या करती है, हेलिकेज को काम करने से रोकती है। भैया कि अब रुक जा यार, और कितना खोलेगा, हमको इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये TER सीक्वेंस आती है डीएनए के अंदर, जो कि बाद में हेलिकेज को रोक देती है और रेप्लिकेशन रुक जाता है। इसके बाद एक और प्रोसेस होती है प्रूफ रीडिंग। मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है प्रूफ रीडिंग भी करता है। तो क्या होती है ये प्रूफ रीडिंग? देखो, इसकी शुरुआत करते हैं कि डीएनए इज कॉपीड बाय डीएनए पॉलीमरेज विद हाई फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब एक्यूरेसी, मतलब ये होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, मतलब मिस्टेक कम से कम रखने की कोशिश करता है या रखना ही नहीं चाहता है, एकदम परफेक्टली काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, गलतियां तो सबसे होती है, उसी तरह डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी जो है गलतियां कर देता है। तो इसके लिए क्या होता है, यदि ये इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है तो उनको चेक करने के लिए ये क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग का काम करता है। तो इसमें आगे पढ़ते हैं कि इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 in 108 से 112 बेसेस which could lead to mutation। यदि 108 से 1012 बेसिस के बीच में एक भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इनकरेक्ट हो जाती है तो क्या होता है, इससे म्यूटेशन हो सकता है। लेकिन बट द एरर रेशियो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज कैप्ड एट अ वेरी लो लेवल बाय स्पेसिफिक प्रोसेस कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। लेकिन जो है एरर रेशियो को रेप्लिकेशन के दौरान कम रखने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग, जिसको क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। इन गलतियों को सुधारने के लिए रेप्लिकेशन के या इनको कम से कम रखने के लिए एक स्पेसिफिक प्रक्रिया होती है, एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको अपन प्रूफ रीडिंग कहते हैं। हाँ, प्रूफ रीडिंग के ऊपर भी डेफिनेशन शायद आपसे पूछ सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो इसलिए मैं इनको अलग से आपको मेंशन करके बता रहा हूं। तो जो भी मिसमैच होता है वो आगे ना बढ़े या स्टेबल ना हो जाए, तो इसके लिए क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। तीनों डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होते हैं क्या करते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करते हैं। अब यहां पर आप रेप्लिकेशन के 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के साथ कंफ्यूज ना होना, वो
एक्टिविटी अलग होती है, वो सिर्फ रेप्लिकेशन के लिए ही मायने रखती है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि यदि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम जा रहा है तो ये वहां पर लैगिंग स्ट्रैंड पे भी जो है प्रोसेस करे, ठीक है। तो इस चीज को उस चीज से रिलेट मत करना। ये एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी स्पेसिफिक होती है जो कि प्रूफ रीडिंग के दौरान ही की जाती है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड इज known to excise mismatched nucleotides before the introduction of next nucleotide। मतलब अगले न्यूक्लियोटाइड जोड़ने से पहले पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम करता है। ये तो आपको कंफर्म हो गया अब तक। रेप्लिकेशन में काम ही क्या होता है, न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ना, ठीक है। तो डीएनए थर्ड तो क्या, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं, उसको जोड़ने से पहले जो पहले जोड़ा गया था न्यूक्लियोटाइड उसका उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ए टी के साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, सी जी के साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इस चीज को कंफर्म करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड करते हैं। ये पहले से ही पीछे पीछे चलते हैं तो यहाँ पर चेक करते रहते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर गड़बड़ी है तो क्या करते हैं, इसको गड़बड़ी को सुधारा, रिपेयर होगा, उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो इस चीज को, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग। इस तरह से आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अपन एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं, मे बी आपके वहां क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो रेप्लिकेशन की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। यूकैरियोट की बात करें तो एस फेज, सेल साइकिल के एस फेज के दौरान जो है रेप्लिकेशन होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट के अंदर रेप्लिकेट जो है साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर जो है रेप्लिकेशन वह केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोट के अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर जो है लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। प्रोकैरियोट के अंदर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI सीक्वेंस जो मैंने कहा था, जो सिंगल जगह से शुरू होती है, जबकि यूकैरियोट के अंदर ARS सीक्वेंस जो है मल्टीपल ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का। मतलब कई कई जगहों से, बहुत लेंथी प्रोसेस है, इस वजह से अलग अलग जगहों पर मल्टीपल साइट्स बनाती हैं ओरिजिन की, जहां पर ARS सीक्वेंस जो होती है उनको रीड किया जाता है। तो इस तरह से सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर और मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट में स्मॉल अमाउंट में डीएनए का निर्माण होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर 50 गुना अधिक, प्रोकैरियोट से 50 गुना अधिक अमाउंट में, मात्रा में जो है डीएनए का निर्माण होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर लार्ज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर स्मॉल ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर प्रोसेस जो होता है रैपिड होता है, मतलब तीव्र होता है। ये 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से जो है वर्क होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 100 बेस पेयर, मतलब 100 बेस पेयर पर सेकंड के स्पीड से जो है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। और एक और डिफरेंस जो है लास्ट देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूज होता है, वहीं इसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और डेल्टा जो है यूज किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज का। इस तरह से इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आपको जो भी डिफरेंस नजर आए वो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो सब ब्रीफली आपको बताया है, सिर्फ संक्षिप्त में आपको मैं बता रहा हूं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। मे भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब ये आपका सेकंड यूनिट जो है एक तरह से कंप्लीट हो गया है। 1 मिनट में आपको सिलेबस चेक करके बता देता हूँ। फिर सिलेबस देख लेते हैं आपका सेकंड ईयर में। ये देखिए आपका पहला पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक। फर्स्ट यूनिट के अंदर तो आपके प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, उनमें डिफरेंस क्या है वो होंगे। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकल्सन का पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है,
ईआर का फंक्शन क्या है, राइबोसोम के फंक्शन और उनकी संरचनाएं हैं। ठीक है, मैंने सेकेंड यूनिट आपकी स्टार्ट की थी जिसके अंदर आता है सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर जो है मैं आपको जल्दी बताऊंगा, लेकिन अब देखें इसको छोड़िए, इसके अलावा जो अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट में अपन ने रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, टोपोआइसोमरेज, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड्स क्या होती है, आरएनए प्राइमर्स क्या होते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद अब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स पढ़ाऊंगा, आरएनए स्ट्रक्चर और उनके प्रकार के बारे में बताऊंगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, इसके बारे में अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। कोई भी कंफ्यूजन हो, मेरे नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे इसके बारे में जो भी अभी आज अपने पढ़ा रेप्लिकेशन के बारे में, उसमें कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो आप। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।